बिहेवियर को समझने के लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है: ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस या एल्बर्ट बैंडूरा द्वारा दी गई थ्योरी सेल्फ एट द क्राउडेड रूम शो की। ये रोल था, इसकी बात करी। पहली पर्सनालिटी उनके बचपन में थी जो कि दुनिया उसे स्पाइडरमैन के नाम से जानती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि टॉम हॉलैंड को स्पाइडरमैन बनने से पहले टॉम हॉलैंड किसने बनाया? This story was not begin with the Superman or Spider-Man suit. It was begin with a song. एक डांस क्लास, एक रिजेक्शन, 2 साल की मेहनत और फिर एक रोल changed the trajectory of his life. इमेजिन करो कि तुम सिर्फ 19 साल के हो और ये दुनिया डिसाइड करती है कि तुम कौन हो। तुम फनी हो, तुम इंटेलिजेंट हो या तुम स्पाइडरमैन हो। टॉम हॉलैंड की कहानी भी ऐसे ही चालू होती है। एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन से इतने डायरेक्शनल फ्लक्चुएशंस का सामना करना पड़ा जो उसके लिए आसान नहीं था। दुनिया तुम्हें एक आइडेंटिटी से बांध देती है तो उस आइडेंटिटी से बाहर आना कैसे पॉसिबल है? टॉम हॉलैंड की कहानी ना तो मार्वल से स्टार्ट होती है, ना तो स्पाइडरमैन से और ना ही हॉलीवुड से। यह स्टार्ट होती है एक डांस से जो कि टॉम हॉलैंड ने अपनी माँ के सामने किया था। टॉम हॉलैंड बचपन में थे, वो एक जैनेट जैक्सन का गाना सुन रहे थे। उनकी मॉम ने नोटिस किया कि टॉम हॉलैंड कुछ बेहतरीन तरीके से डांस मूव्स कर रहे हैं। तो जब उनकी माँ ने इनको ऐसे मूव्स करते हुए देखा, उनको लंदन के एक डांसिंग स्कूल में प्रवेश दिलाया। सिंपल सी बात थी ना, लेकिन साइकोलॉजी में ऐसे सिंपल पॉइंट्स ही टर्निंग पॉइंट बनते हैं जो कि ऑर्डिनरी होते हैं। ये होता है वन स्मॉल स्टेप एंड योर होल ट्रैजेक्टरी कैन बिकम डिफरेंट। टॉम हॉलैंड ने अपनी लाइफ की इनिशियल स्टेजेस में काफ़ी स्ट्रगल किया। उन्होंने खाली ऑडिटोरियम्स में डांस किए, डांस प्रैक्टिसेस करी और बहुत साल की मेहनत के बाद उन्हें बिली एलियट का परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। और यहीं पे टॉम हॉलैंड का ऑपरेटिंग ह्यूमन का सबसे पहला साइकोलॉजी पॉइंट आता है जो कि है चैलेंज, प्रैक्टिस, मास्टरी एंड रिवॉर्ड। चैलेंज आया, अपने स्किल्स पे काम किया, पैटर्न को रिपीट किया एंड देन रिवॉर्ड। साइकोलॉजी में जब आप ये ट्राई करते हो कि मैं ये नहीं कर सकता और मैं ये कर सकता हूँ, और अगर आपने वो काम कर लिया तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ पैदा होता है जिससे तुम्हारी पूरी सेल्फ आइडेंटिटी इन्हांस होती है। यहीं पे स्टार्ट होता है टॉम हॉलैंड की पहली आइडेंटिटी बनना। जब टॉम हॉलैंड ये सोचते हैं कि जो चीज़ के पीछे उन्होंने बचपन में इतनी मेहनत करी और उस चीज़ में बुरा होने के बावजूद भी वो लगातार उस चीज़ में प्रैक्टिस करते करते इनफ कैपेबल बन गए, तो डेवलप होता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस बताता है कि मैं किसी भी हार्ड से हार्ड चीज़ में अच्छा बन सकता हूँ अगर मैं मेहनत करूँ तो। एंड द प्रोसेस इज फॉलोज, इट्स लाइक आई कैन डू दिस, आई एम डूइंग दिस, एंड द लास्ट स्टेज आता है दिस इज हु आई एम का, जहाँ पे हमें यह पता लगता है कि हम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपनी मेहनत और स्किल्स के बल पे कोई भी काम कर सकते हैं। अब टॉम हॉलैंड 13 साल का ही था, उनके पास ऑफर आता है द इम्पॉसिबल का। द इम्पॉसिबल एक मूवी थी जिसके लिए इनको पिच किया गया। इस समय टॉम हॉलैंड एक टीनेजर ही थे और यहाँ पे सामना होने वाला था टॉम हॉलैंड का नाइमी वॉट्स के साथ में, इमोशनली हैवी मटेरियल के साथ में और प्रोफेशनल फिल्म सेट के साथ में। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, टॉम हॉलैंड इस मूवी के सेट पे एक एक्टर था जो कि इंटरनेशनल मूवीज़ में काम कर रहा है, जबकि बाहर की दुनिया में वो एक टीनेजर था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टॉम हॉलैंड ने कैसे टॉम हॉलैंड ने कंपार्टमेंटाइजेशन स्ट्रैटेजी का यूज़ किया और अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट रखी। तो वो बच्चा जो सिर्फ डांस से उठा था, बिली एलियट तक आया एंड अब वो द इम्पॉसिबल के सेट पे पहुंच चुका था। अब टॉम हॉलैंड की लाइफ में उस इवेंट का टाइम था जब टॉम हॉलैंड से स्पाइडरमैन बनेंगे। टॉम हॉलैंड की स्टोरी में कहीं भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं दिखती जो ये बताए कि टॉम हॉलैंड बचपन से ही बहुत फेमस होना चाहते थे। एक अपॉर्चुनिटी के बाद में दूसरी अपॉर्चुनिटी के बाद में तीसरी अपॉर्चुनिटी, और ऐसे करके लेयर बाय लेयर स्टेप बाय स्टेप टॉम हॉलैंड की लाइफ में आया। तो 2015 के अराउंड मार्वल ने स्पाइडरमैन के ऑडिशन स्टार्ट किए और उस समय हायर किया टॉम हॉलैंड को। जब टॉम हॉलैंड 19 साल के थे तो वो ऑफिशियली स्पाइडरमैन सिविल वॉर में एज अ स्पाइडरमैन प्ले कर रहे थे। अभी उनकी ऑडियंस ना कि लोकल थी, अब वो ग्लोबली भी फेमस होने लगे थे। और यहीं पे स्टार्ट होता है टॉम हॉलैंड का री-इन्फोर्समेंट लूप। स्किल, सक्सेस, प्रेज, आइडेंटिटी, हायर एक्सपेक्टेशंस एंड देन मोर परफॉर्मेंस, ये मिलकर बनाता है री-इन्फोर्समेंट लूप। ये लूप इनक्रेडिबली पावरफुल होता है क्योंकि इस लूप में जो भी फंसता है वो अपनी आइडेंटिटी को अपनी स्किल सेट के ऊपर रखने लगता है और उसका स्किल सेट उसकी आइडेंटिटी को मैप करने का कोशिश करता है। और जब ये होता है तो टॉम हॉलैंड, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसी मेंटालिटी बनती है।
जो कि परफॉर्मेंसेस को और इनहेंस कैसे किया जाए इस पे हमेशा फोकस करते हैं। अब तुम वो बिहेवियर रिपीट करने लगते हो जिसने तुम्हें सक्सेस दिलाई, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, और चाहे वो तुम्हारा कोई भी स्किल सेट हो जिसके थ्रू तुमने सक्सेस को पाया है। और धीमे धीमे तुम्हारा सक्सेस ही तुम्हारी आइडेंटिटी बनता है और आइडेंटिटी ही तुम्हारा इंटरनल सोल डिसाइड करता है। बट इस रीइंफोर्समेंट लूप का एक ड्रॉबैक भी है। जब भी परफॉर्मेंसेस नहीं आती हैं, जब भी ऐसा टाइम आता है जब आप अपनी पूरी मेहनत करते हो बट टाइम आपका साथ नहीं देता है, तो क्या होता है? What happens when people don't clap about you, when the people pull your leg, and what happens when you are not Spider-Man? यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि टॉम हॉलैंड अपने फेलियर से डरता है। साइकोलॉजी में एक टर्म है जो ये बोलती है कि अगर आप सेल्फ वर्थ को अपने परफॉर्मेंसेस से ऐड ऑन कर देते हो तो आपका हर परफॉर्मेंस आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बनाता है। मींस द मोर सेल्फ वर्थ अटैच्ड टू योर परफॉर्मेंस, द मोर थ्रेटनिंग परफॉर्मेंसेस फेलियर कैन बिकम। और यहीं पे जन्म लेता है एक चैप्टर जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। The bravest thing that you can do in life is ask for help, and even in times when you feel like you're most alone, there's always going to be someone that you can turn to and ask for help and lean on them. We are a product of the people we surround ourselves with, and friendship is the most important part of life. टॉम हॉलैंड अभी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट उन्होंने कई बार सोशल एंजाइटी की बात करी है। आप कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, अपने परफॉर्मेंसेस को लेकर श्योर हो सकते हैं, बट सोशल एंजाइटी से कैसे बचेंगे? तो यहाँ से समझ आता है कॉन्फिडेंस इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। जब हम बचपन में होते हैं तो हमारी बेसिक नीड होती है स्कूल, स्कूल के दोस्त, स्कूल में होने वाले टीचर्स, प्रोग्राम्स, वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। और टॉम हॉलैंड की लाइफ में ये था रिहर्सल, ऑडिशंस, डांस एंड एक्टिंग। टॉम हॉलैंड ने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उन्हें डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी। बचपन में डिसलेक्सिया एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें बचपन में बच्चे को कॉपी में लिखे हुए शब्द हिलते हुए दिखाई देते हैं ना, इससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, बच्चा पढ़ने में देर करता है और कभी कभी मेंटली ब्रेक हो जाता है। लेकिन टॉम हॉलैंड ने ऐसा नहीं किया। टॉम हॉलैंड का मेंटल टफनेस काफ़ी अच्छा था, तो इन्होंने इसको एज अ चैलेंज लिया। हॉलैंड के स्पाइडरमैन रोल करने के बाद में एक बारी आती है द क्राउडेड रूम शो की। ये रोल था स्पाइडरमैन से बिल्कुल हटके, ना कोई क्राउड, ना कोई लोग और ना कोई सुपर हीरो की इमेज। बट टॉम हॉलैंड ने ये रोल बाकी काफ़ी बखूबी किया। इस रोल के बाद में टॉम हॉलैंड ने अपनी एक्टिंग कैरियर से कुछ समय का ब्रेक लिया। इस ब्रेक को कुछ लोग, कुछ मीडिया हाउसेस ने एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन बताया और किसी ने बोला ये एक एडेप्शन है। साइकोलॉजी के टर्म में इसे बोलते हैं मेंटल एडेप्शन। When you are stuck between two personalities which you had been developed over the period of time, then your brain signals you to take a break, and that Tom Holland followed. But with the break, he developed one more habit. He visited alcohol shops, liquor shops a lot of times. और इसके बाद में अल्कोहल को छोड़ने के लिए टॉम हॉलैंड ने अपने आप से एक प्रॉमिस किया। उन्होंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि he will not visit the liquor shop for 1 month. और यहाँ पे एक और साइकोलॉजी पॉइंट आता है जो बताता है कि कोई भी बुरी आदत सिर्फ आदत से या मटेरियल से नहीं जुड़ी होती है। ये जुड़ी होती है समय से, ये जुड़ी होती है लोगों से, और ये जुड़ी होती है आपके ब्रेन में छुपे हुए सबकॉन्शियस इफेक्ट्स की। तो जब भी आप किसी भी बुरी लत को एनालाइज करें तो उसके पीछे ये देखें कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, और आप उन ट्रिगर्स को कैसे कम कर सकते हैं। पैटर्न को समझने के लिए आपको साइकोलॉजी का बिहेवियर लूप समझना पड़ेगा। ये बिहेवियर लूप आपको समझाता है कि आप कैसे अपनी आदतों से मजबूर हो जाते हैं। ये रिलेटेड होता है सोशल सिचुएशन, ड्रिंकिंग, सोशल रिवॉर्ड एंड देन रिपीट। दिस इज अ होल हैबिचुअल पैटर्न ऑफ एनी बैड। यानी कि जब किसी बुरी आदत को हटाने का बारी आता है तब सिर्फ वो बुरी आदत नहीं हटती है, उसके साथ में पूरा सोशल कस्टम आपको हटाना पड़ता है। टॉम हॉलैंड की लैंग्वेज में एक परिवर्तन आया। जो वो पहले कहते थे आई एम ट्राइंग नॉट टू ड्रिंक अल्कोहल, अब वो हो गया है आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल। तो आपने दोनों सेंटेंसेस देखे, पहले सेंटेंस में नेगोशिएशन है एंड सेकंड सेंटेंस में है डीप आइडेंटिटी। हॉलैंड अपने क्लोज वंस की भी काफ़ी बातें करते हैं। उनके मुताबिक उनके क्लोज वंस उन्हें टॉम की तरह देखते हैं, ना कि स्पाइडरमैन की तरह। यहाँ पे एक बात समझ आती है कि कभी भी आपके क्लोज वंस, आपकी पर्सनल लाइफ आपको एक आइडेंटिटी की तरह नहीं, एक पर्सन की तरह देखने चाहिए। और यहाँ पे डेवलप होता है एक अगला रूल जो बताता है फैमिली डिस्टिंक्शन एंड क्लोज वैल्यू डिस्टिंक्शंस को। अगर आप अपनी फैमिलीज के सामने, अपने क्लोज वंस के सामने ओपनली बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको आइडेंटिटी का चेहरा पहन कर रखना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा कॉशन है। और जब टॉम हॉलैंड ने 2026 में जेंड्रिया के साथ में शादी की बात कंफर्म करी और इतने टाइम तक उन्होंने ये रिलेशनशिप प्राइवेट रखा, तो ये बताता है कि टॉम हॉलैंड
अपनी पर्सनालिटी और आइडेंटिटी को लेके कितना सजग हैं। और यहाँ से टॉम हॉलैंड से एक चीज़ सीखने की बात है कि अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। उनकी 4 पर्सनालिटीज़ की बात करी। पहली पर्सनालिटी उनके बचपन में थी, जो कि हर चीज़ को सीखना चाहता था। अगली टीन एज में आई जब उसने अपनी आदतों पे मजबूती से काम किया और अपने स्किल सेट को बढ़ाया। फिर बात आती है टॉम हॉलैंड के पीक करियर की, जहाँ पे उन्होंने अपने बलबूते पे, अपनी स्किल्स पे उन्होंने काफ़ी पहचान हासिल करी और फेम हासिल किया। एंड देन उनकी पर्सनल लाइफ, जो कि टॉम हॉलैंड ने हमेशा सीक्रेट एंड पर्सनल ही रखी। आप इस पूरी सिचुएशन को आप अपनी लाइफ में कनेक्ट करके देखिए। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप अपनी क्लास में एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्कूल्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आपके मम्मी पापा ने आपसे बोला कि बेटा अच्छे एग्ज़ाम्स होने चाहिए, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, और आपने मेहनत करी एंड आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए, तो आपकी आइडेंटिटी एक टॉपर की बनती है। उस टॉपर की आइडेंटिटी के बाद में अगर अगले ही एग्जाम में आपके मार्क्स नीचे गिरते हैं, तो वो आइडेंटिटी भारी तरीके से क्रैश होती है। ऐसा ही सेम होता है कॉलेजेस में, ऑफिस में, दैट यू मेक योर पर्सनालिटी लाइक वन आइडेंटिटी। अगर आप यस मैन हैं तो आप किसी भी चीज़ को ना नहीं बोल सकते, ये आपने खुद बनाया है। आपकी पर्सनालिटी आपकी आइडेंटिटी से मैच करेगी या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करते हैं। आपकी आइडेंटिटी कैसी होगी, आप सिर्फ हर चीज़ में हाँ बोलेंगे या एनालाइज करेंगे या क्रिटिक बन जाएंगे। टॉम हॉलैंड के लाइफ में अपॉर्चुनिटी, स्किल सेट, मेहनत, आइडेंटिटी क्राइसिस, पर्सनल लाइफ एंड देन फेम एंड बाउंड्रीज, ये हैं वो चीज़ें जो हम टॉम हॉलैंड की लाइफ से सीख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया एल्बर्ट बैंडूरा द्वारा दी गई थ्योरी सेल्फ एफिकेसी की, जो ये बताता है कि जब आप किसी भी चीज़ में ये मान लेते हैं कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ और आप वो चीज़ कर सकते हो, तो आपके अंदर एक बहुत डीप सेल्फ बिलीफ डेवलप होता है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट से एक कनेक्ट पॉइंट आता है, वो जो ये बताता है कि आउटकम, प्रोसेस एंड आइडेंटिटी, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। आउटकम में टॉम हॉलैंड ने ये सीखा कि मेहनत कैसे करते हैं। फिर प्रोसेस में उन्होंने सीखा कि लगातार ऐसी चीज़ों को कैसे करते हैं जिसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिर आता है एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी का बनना। यहाँ पे एक और साइकोलॉजिस्ट काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं, जिनका नाम है कार्ल रॉजर्स। उनके अकॉर्डिंग आपकी 2 पर्सनालिटीज़ होती हैं। एक पर्सनालिटी वो होती है जो आप एक्चुअल में अपने आप को दिमाग में बोलते हो, और एक वो आइडेंटिटी होती है जो आप हमेशा से बनाना चाहते हो। और यहीं पे बात आती है एक बाउंड्री की। इस बाउंड्री में बताया जाता है कि आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल या फिर पब्लिक इमेज और पर्सनल इमेज को कैसे बैलेंस आउट करते हो। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के अनुसार ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है: ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि आप कॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, एंड रिलेटेडनेस का मतलब ये होता है कि आपको ये लगता है कि आप लोगों से जेन्युइनली कनेक्ट करते हो। विक्टर फ्रैंकलिन की बुक अ मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में वो बताते हैं कि हमेशा ह्यूमन सक्सेस को चेज नहीं कर सकता। एक टाइम आता है जब ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में मीनिंग को भी सर्च करते हैं, और इस मीनिंग को सर्च करने का मतलब होता है कि आपने मटेरियल सक्सेस पा ली एंड अभी आप पूरी तरीके से अपने दिमाग को समझना चाहते हो या लाइफ का असली मकसद, असली उद्देश्य समझना चाहते हो। और ऐसे ही डेवलप होता है मीनिंग मतलब टॉम हॉलैंड का एग्जांपल लेके हम समझने का प्रयास करते हैं। टॉम हॉलैंड के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट था उनका करियर सक्सेसफुल होना, जो कि वो हो गए, लेकिन बाद में वो एक मैट्रिक्स में ही फंस गए। दैट इज नेक्स्ट मूवी, नेक्स्ट अवार्ड, नेक्स्ट बॉक्स ऑफिस पे क्या धमाका होगा, प्रमोशंस कैसे जाएंगे, और ये बहुत सारी चीज़ें। बट टॉम हॉलैंड की लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में टॉम हॉलैंड ने फॉलो किया है प्राइवेसी को, बाउंड्रीज को और टेंशन ना लेने को। और यहाँ पे टॉम हॉलैंड ने एग्जैक्टली वही फॉलो किया जो कि एक ह्यूमन ब्रेन लाइफ है। ह्यूमन ब्रेन हमेशा मीनिंग को एक समय के बाद में ऊपर रखने लगता है मटेरियल सक्सेस। बट एक टाइम के बाद में हमें यह समझ आता है कि टॉम हॉलैंड जितना मेंटली टफ थे, वो कुछ समय के बाद में हेल्प मांगना, अपने आप को फुली एक्सप्रेस करना, अपने आप को बाउंड्रीज में रखना और अपने आप को सोशली थोड़ा दूर रखना भी सीख गए। और ऐसे ही डेवलप होते हैं आज के टॉम हॉलैंड, जो कि पब्लिक लाइफ में कुछ और हैं और पर्सनल लाइफ में काफ़ी खुश हैं। यानी कि टॉम हॉलैंड ने स्टार्ट किया डिस्कवरी से, जहाँ पे उन्होंने डांस सीखा, देन उन्होंने प्रैक्टिस करी, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, एंड देन फेज 3 आता है जिसमें उन्हें रीइंफोर्समेंट की आदत लग गई, यानी कि उन्हें रिवॉर्ड्स मिलने लगे। मेहनत करने से आइडेंटिटी बनी, आइडेंटिटी बनने से ग्लोबल प्रेजेंस, यानी कि फिर प्रेशर आया, फिर रीइवैल्यूएशन हुआ, एंड देन आज के ऑटोनॉमस टॉम हॉलैंड हमारे सामने आया। टॉम हॉलैंड की स्टोरी का सबसे बड़ा कंक्लूजन यही होगा कि हम उनसे ये ना पूछें कि वो टॉम हॉलैंड से स्पाइडरमैन कैसे बने, बल्कि हम उनसे ये पूछें कि वो टॉम हॉलैंड से स्पाइडरमैन कैसे बनते हैं और स्पाइडरमैन से टॉम हॉलैंड वापस कैसे बनते हैं। और यहाँ पे चेंज होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे दिखता है एक मेंटल टफनेस का बेहतरीन एग्जाम्पल।